तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात कब होंगे इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस दौरान लीडरान में जबानी जंग छिड़ गई है। कारगुजार सीएम केसीआर को छोटा मोदी कहने पर बीजेपी कांग्रेस के रियासती सदर पर पलटवार किया है। पार्टी लीडर कृष्ण सागर राव ने कांग्रेस सदर को छोटा कतरोची कहा है। इस मौके पर बीजेपी ने एआईएमआईएम से किसी तरह के इत्तेहाद की खबरों को सदी का सबसे बड़ा जोक बताया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार टीआरएस और एआईएमआईएम पर लगातार बीजेपी से अंदरूनी साजबाज का इल्जाम लगा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने चंद्रशेखर राव को छोटा मोदी तक कह दिया था। तेलंगाना पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार जी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। जो केसीआर जी को अनाप शनाप बोलते हैं तो हमारा कोई जाने वाला नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है कि उसको रोकने का। वो कुछ भी बोल सकते हैं केसीआर जी को, मगर छोटा मोदी बोल के मोदी जी का नाम जो लिया उत्तम कुमार रेड्डी, उसको हम खंडन करते हैं। और जो भी बात वो बोल रहे हैं वो समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी को हम छोटा कतरोची बोलते हैं, सो उसका जवाब देना चाहिए उत्तम कुमार रेड्डी। दूसरी बात है कि वो बोल रहे हैं कि एमआईएम के साथ हमारा गुफ्तगू चल रहा है। भाई, इससे बड़ा जोक कोई हो सकता है क्या? एमआईएम के साथ बीजेपी कब करना है ऐसा बैकडोर पॉलिटिक्स? जो कोई करते हैं बैकडोर पॉलिटिक्स, उसका सिग्नेचर पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी का। आज कुछ भी ताकत नहीं है तेलंगाना में, इसीलिए तो टेलेंडर पार्टीज जो है 4-5 पार्टीज को आगे बढ़ा के एक कोएलिशन करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उत्तम जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा है। तेलंगाना रियासत में भी वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर हंगामा शुरू हो गया है। खबर है कि रियासत में सीजीएमसी में 30 लाख जबकि पूरी रियासत में 70 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस मामले में हैदराबाद से इंतखाबात लड़ चुकी लुबना सरवत ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। वाज़ेह रहे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जिसकी शिकायत करते हुए उन्होंने कमीशन से कहा है कि तुरंत उनका नाम शामिल किया जाए। लुबना ने अपनी पुरानी आईडी दिखाते हुए कहा कि अगर उनका नाम होता तो वो इलेक्शन लड़ती। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने का भी मुतालबा किया। तो तेलंगाना के जो डिसॉल्व हुआ है असेंबली, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि यहाँ की इलेक्शन डाटा में बहुत ज़्यादा फर्जिंग दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि आरटीआई में जो डेटा लिए हैं 2016 भी जीएचएमसी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से जो आया और 2015 से में भी जो हासिल हुआ, नरपैप के तहत जो बीएलओ डोर टू डोर जो सर्वे करके निकाले डाटा, उसमें से तो ये निकल रहा है कि जीएचएमसी के 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आपको लगभग 30 लाख जो है आइडेंटिफाइड फॉर डिलीशन बोल के जो निकाला गया है, वो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। और उसमें से खुला स्टेटमेंट में लिखा है कि सिर्फ 6 लाख के लिए एक्शन लिया गया है। तो 24 लाख का बाकी का स्टेटस क्या है, वो एक बहुत गौर करने की बात है, क्योंकि आज के दिन एक एमपी कंटेस्टेड कैंडिडेट होने के नाते भी हैदराबाद एमपी से जो 2014 में मैं कंटेस्ट करी, 2015 में जीएचएमसी इलेक्शंस के लिए हम नोटा के लिए हाईकोर्ट में केस भी डाले हम हमारी वोटर आईडी बता के, तो लेकिन उसके बाद आज के दिन हम जब वेरीफाई कर रहे हैं तो हमारी वोटर आईडी मौजूद नहीं है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा था और अब जबानी जंग जो है वो और तेज होती दिखाई दे रही है। क्या सुन पा रहे हैं जी? ये जो रोज प्रत्यारोप का सिलसिला तो जब से इलेक्शन का माहौल बन रहा है, जब से जो चल रहा है जी। लेकिन इस वक्त तेलंगाना में सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि पूरे तेलंगाना स्टेट में 70 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया है जी। ये बात थोड़ा गरमाई हुई है। अब रही बात आरोप और प्रत्यारोप की, इसलिए केसीआर को छोटा मोदी बताया जा रहा है क्योंकि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के पावरफुल लीडर है कांग्रेस, उनके घर पर रेड डाली गई। इससे कबल भी उनको इसी तरह सताया गया। तो लोग ऑपोजिशन बताना ये चाह रही है कि जिस तरह मोदी अपने ऑपोजिशन पर केस बुक किए जा रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के यहाँ पावरफुल लीडर से भी केस बुक किए जा रहे हैं। इसलिए उनको यहाँ का छोटा मोदी कहा जा रहा है। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी की अंदरूनी ताल्लुकात की, ये बात आज से नहीं
पिछले इलेक्शन से भी ये बात चली आ रही है। जो बाई इलेक्शन हुए थे बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, सबसे ये बात आम हुई है, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक लेटर बताकर ये कहा था कि असदुद्दीन अवैसी और अमित शाह के बीच में जो डीलिंग हुई ये उसका सबूत है। उसको लेकर आज तक अपोजिशन बवाल मचा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हैदराबाद से इंतखाबात लड़ चुकी लुबना सरवत, उनका भी अब नाम नहीं आया, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया है। लुबना सरवत 2014 में हैदराबाद से एमपी के लिए कॉन्टेस्ट किया था। वो एक सोशल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो इससे कबल आम पार्टी के लीडर भी थी, लेकिन इस वक्त वो जीएचएमसी में जाकर डीओ से मिली और उन्होंने बताया कि 30 लाख वोट अभी जीएचएमसी एरिया में वोटर्स का डिलीट गैप है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, इस ऐसे हालात पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ लोग 70 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं, जिसमें से 30 में सिर्फ 6 लाख को नोटिफिकेशन दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। 24 लाख बाकी हैं। अभी इलेक्शन सर पर आ चुका है। बात ये कही जा रही थी अब हाल में जो इलेक्शन कमीशन के दिल्ली से टीम आई हुई थी, वो फिर से एक टीम यहाँ पर आएगी और इलेक्शन का डिक्लेयर कर देगी, जबकि 70 लाख वोटर्स अभी लिस्ट में नहीं है। इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन या फिर डीओ वही मैं कहना चाह रहा हूँ। लुबना ने अपने पुराने दस्तावेज भी दिखाए और साथ साथ ये बताया है कि वो कि किस तरह की खामी रही है, साथ साथ इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांगने का मुतालबा किया है। बिल्कुल सही है, इसलिए कि इतनी बड़ी गलती को छुपाई गई है विदाउट नॉलेज। आप ये सोचे एमपी जो कॉन्टेस्ट है उसका नाम निकाल दिया गया है, तो आने वाले जो आम आदमी है उनका क्या? उनका यही सवाल है। अगर ये जल्द से जल्द अगर ये मसला नहीं सुलझा गया तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी। वो पेपर तमाम तैयार कर चुकी हैं और सिर्फ जीएचएमसी और इलेक्शन कमीशन के जवाब के इंतजार में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग के सियासी हलचल और भूचाल था जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद उनका नाम फहरिस्त में नहीं है, तो कहीं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। उधर कर्नाटक काबीना के वजीर प्रियांक खड़गे के एक खत से कर्नाटक की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस कोर्ट से रियासती वजीर ने खत के जरिए सीएम कुमारस्वामी से सरकारी मुलाजिमों के लिए 5 दिन का वर्किंग डे करने की अपील की है। सीएम के नाम यह खत खड़गे ने काफी पहले लिखा था, लेकिन इसे आम होने के बाद खड़गे ने कहा कि उनका मकसद काम में बेहतरी लाना है। कांग्रेस लीडर ने इसे अपनी जाती राय बताते हुए कहा है कि अगर इस पर अमल होगा तो मुलाजिमों के काम करने की कुव्वत में इजाफा होगा, जिसका फायदा रियासती आवाम को भी हासिल हो सकता है। सोशल वेलफेयर के वजीर प्रियांक खड़गे का कहना है कि मुलाजिमों की तरफ से ऐसे मुतालबात होते रहते हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने गुज़िश्ता 29 अगस्त को ही एक खत के जरिए सीएम से यह अपील की थी। I have not see, it's a misconception. I have not only written about 5 working days. I have written about how can we ensure that there is more accountability and better productivity for the employees of the government. So it's just not about 5 working days. Yes, that's a part of it, but the bigger thing is how can we be more productive, number one. Number two is how can we reduce the number of public and festive holidays, because we are celebrating, we are taking off on small pretexts, whether it is on religious pretexts or whether it's on pretext of birth anniversaries and death anniversaries of important personalities who have helped shape the country. So in my view, I think we really have to ensure that we move at a faster pace and we function more efficiently. First, we have to be more productive. Second, we also need to spend more time in the offices. So I've just suggested reduction in the number of holidays so that we get more working time. And also, if we are able to give a good working environment for the employees of the government, they will also perform better. बेंगलोर अजमत अहले बैत उन्वान के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुआ, जिसमें मदीना मुनव्वरा, इराक और अफगानिस्तान से आए दानिश्वरों ने भी शिरकत की। देखिए ये खास रिपोर्ट।
मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से बेंगलुरु में 7वीं अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तकरीब में शामिल होने के लिए कई ममालिक के दानिशवरान के अलावा मुल्क भर से 100 से ज्यादा दरगाहों के मशाइख भी पहुंचे थे। इस मौके पर अज़मत अहले बैत के हवाले से पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे को बढ़ाने पर फ्रांस बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम में, और जहान में सूफीज़म से अहले बैत से सुल और सुकून पोषणे हम कर सकते हैं, जबकि सूफीज़म के खानागाह है जहान में अमन है और दहशतगर्दी नहीं है, जबकि सूफीज़म में कम हो जाएगा अफगानिस्तान की तरह और दहशतगर्दी सब जहान में पैदा हो जाएगी, जबकि सूफीज़म है सूफी का मिशन सुल और दूसरी सब के दिनों के साथ है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन ट्रस्ट हर साल इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करता है, जिसका मकसद इंसानियत और अमन का पैगाम आम करना है। फ़िरका परस्ती है और जो रॉन्ग मैसेजेस जो जा रहे हैं इस्लाम के बारे में, सही मैसेज इस्लाम का जो है, जो अमन है, ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पहले खुद अपने लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को समझाने से पहले। अगर अपने लोग समझ गए, इंशाअल्लाह सारी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना बहुत आसान है। जो हुसैनियत है ये हक़ है, सारी दुनिया जानती है हुसैनियत हक़ है और यजीदियत बातिल है। तो इसी तरह आज के दौर में भी जो है हम सारे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी भी मज़हब पर हो, हम पहली बात जो है इंसानियत फैलाना चाहते हैं। मज़हब इस्लाम का डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ही जो है अमन है। 7वीं अहले बैत कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के उलेमा ने अमन के पैगाम के साथ हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा बढ़ाने पर भी जोर दिया। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उधर यूएन में दिए गए वजीर खारजा सुषमा स्वराज के बयान पर शशि थरूर ने एक बार फिर सवाल उठाया है। केरल से मुंतखब कांग्रेस एमपी शशि थरूर हैदराबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यूएन को भी सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अपने मुल्क में अंग्रेजी बोलने वाले लीडरान दुनिया को हिंदी में समझाने का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो अपने हामियों के लिए इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। इस मौके पर थरूर ने कहा कि जिस तकरीर में भारत पर पीएम मोदी को भारी दिखाने की कोशिश हो रही है, उनका मकसद आसानी से समझा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी थरूर ने सुषमा स्वराज की जानिब से यूएन में कही गई बातों पर सवाल उठाए थे। Our position is very clear. The Congress Party is a nationalist party. We believe very strongly that foreign policy should be above politics. But we have been very disappointed with the way in which the present government has behaved on this basic principle. The Prime Minister has attacked his predecessors on foreign soil. He has attacked Congress governments on foreign soil. He has told diaspora audiences that they can only be proud of holding an Indian passport because he has come to power and not the Congress. This is the kind of thing that we have found extremely distressing. Now, on top of that, the Foreign Minister of India stands on the UN General Assembly platform and delivers a speech that is not even aimed at the audience of international diplomats. She speaks in Hindi on a BJP campaign theme to her voters back home rather than to an international audience. She mentions Narendra Modi 10 times and India only 5 times. She gives one BJP slogan after the other, or one scheme after the other, the Prime Minister's great vision for the nation, as if she's seeking votes. There's nobody sitting in the UN General Assembly who's going to vote for her. These are all pitched at the audience back in India. So when ANI asked me what my reaction to the speech was, I, in very mild terms, said I'm disappointed that she has used the UN General Assembly platform for a campaign speech, for a political speech to advance the interests of her party. केरल नन रेप मामले में मुलजिम साबिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब इस अर्जी पर 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई हो सकती है। फ्रैंको मुलक्कल फिलहाल 24 सितंबर से 2 हफ्ते की अदालती तहवील में है। इससे पहले रियासत में काफी हंगामे के बाद क्राइम ब्रांच ने 21 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। वाज़ेह रहे कि मुतासिरा नन ने मुलक्कल पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने 2014 से 2016 के बीच उसके साथ कई बार रेप किया। हालांकि शुरुआती दौर में मजहबी मामले को देखते हुए इंतजामिया खामोश रहा, लेकिन तेजी से बढ़ रहे हंगामे के बाद क्राइम ब्रांच हरकत में आया और 3 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
The government and the police is torpedoing the case, and they want Mr. Franco to out of jail, out of this case. I can see that Father Nicholas, the vicar of the parish, he went there and he wanted the sisters to come away from the case. And also with him there was a criminal who is a part of a murder case happened in Mokalur. और तमिलनाडु में गैस रिसाव एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। चेन्नई के वल्लुवर स्ट्रीट इलाके में घर में लगा एयर कंडीशन कुनबे को मौत की नींद सुला दिया। खराब पड़ी कंडीशनर से निकली गैस की वजह से 8 साला एक बच्चा समेत उसके वालिदैन बेहोश हो गए। पुलिस को इत्तला मिलने के बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दे दिया। खबर है कि हादसे की रात मुतासिर एस सरवानन, उनकी बीवी और बेटा एसी चलाकर सो रहे थे। उसी दौरान एसी से गैस का रिसाव हुआ, जिससे तीनों की मौत हो गई। सुबह जब घर से कोई बाहर नहीं आया तो पड़ोसियों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इसके बाद पूरा मामला सामने आ गया। कल पूरा मुल्क बाबाए कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश मना रहा था। इस मौके पर जगह जगह तकरीबात का एहतमाम हुआ। इस मौके पर केरल में लोगों ने एक दिन का उपवास रखकर उनके पैगामात पर अमल करने की दावत दी। मुल्क में बढ़ रहे नफरत के हालात पर फिक्र का इजहार भी किया गया। वहीं लोगों का कहना है कि बापू के बताए रास्ते पर चलने से ही मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो पाएगा। They have achieved through centuries of struggle are being diminished and diluted. Even in Kerala, where Communist Party, which is considered to be the party of the working class, is also neglecting the labor society. So I think today, when all over India, there is a one-day fasting going on, under the leadership of Intak, naturally, we are again thinking about the contribution made by Mahatma Gandhi. He said his life is the message. So today, we again take oath that we will go through the path shown by Mahatma. महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर कर्नाटक के कलबुर्गी में सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के अलावा बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। रैली में शामिल लोगों ने बाबाए कौम के पैगामात पर आम करने पर जोर दिया। 2 अक्टूबर के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान जो शुरू हुआ था, उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और स्वच्छता ही सेवा एक प्रोग्राम है और स्वच्छता का जो मुहिम है उसको कंटिन्यू करते हुए आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम एक रैली निकाल रहे हैं। कॉरपोरेशन का पूरा स्टाफ इन्वॉल्व है, मेयर मैडम, डिप्टी मेयर मैडम, सारे कॉरपोरेटर्स, कमिश्नर सर, कमेटी चेयरमैन, इन सारों का साथ और तमाम गुलबर्गा के सिटीजन्स का साथ भी हमारे साथ है। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सारा शहर और साफ और संजीदगी से पेश आए और इस मुहिम में हम तमाम सिटीजन्स का साथ चाहते हैं। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों से आम लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कर्नाटक, केरला समेत सभी रियासत के अवाम में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने 2014 में बीजेपी को मुंतखब करके जो गलती की है, आज उसी की सजा मिल रही है। अपने उस फैसले को एक भूल बताते हुए इसका दूसरा रास्ता मुंतखब करने की बात होना शुरू हो गया है। वाज़ेह रहे कि कुछ हफ्तों से मुल्क में तेल असिया की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में काफी बेचैनी है। And moreover, it's a big mistake which we all did in 2014 general election. It's a big mistake, voting BJP, and we have to pay for it. We are paying for it. इसका तकलीफ मिडिल क्लास लोग को ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इधर तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता है,
हाई क्लास पीपल को इनकम टैक्स वगैरह वो उसका सभी ये चले जाता है, मिडिल क्लास को तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता, पेट्रोल रेट भी बढ़ा देता है। हम लोग क्या करेंगे? Now, it is not the petrol diesel price for the two-wheelers, four-wheelers or for the vehicles. It affects, as a consequence, it affects all the other products. The vegetables that you buy in the market, the provisions that you buy in the market, everything escalates. So this is definitely, we are terribly disappointed by this type of price rise, this type of rise of raising petrol diesel price without even considering the common people's welfare. आम जनता तो बहुत परेशान है। आप देख लीजिए, हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमें एक महीने में मिलता है 2000-3000 रुपया, तो उसमें हमारा सारा कुछ गुजारा करना होता है। और अभी पेट्रोल का रेट हो गया 80 रुपया, 82 हो गया है। अभी 100 रुपये का पेट्रोल डालेंगे तो 1-2 दिन ही चलता है। तो महीने में अगर हम 1500 रुपये का खाली पेट्रोल ही डालें, बाकी 1500 रुपये हम क्या करेंगे? और बाकी सबको प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट हो चाहे जॉब होल्डर हो, जो भी हो, सबको तो रेट बढ़ने से प्रॉब्लम होता ही है। सब तो परेशान हो चुके हैं और ऊपर से स्टूडेंट्स लोग तो ज़्यादा, क्योंकि घर में सब सेफ्टी के लिए चाहते हैं कि ऑटो बस में तो कोई भी ना छोड़ते नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो सब इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, तो गाड़ी देते हैं तो ऊपर से गाड़ी से 100 रुपये भी अगर देते हैं तो ऊपर 100 रुपये मेरा ही पेट्रोल में सब चला जाता है। तो मैं क्या खाऊं, क्या कुछ थोड़ा सा सेविंग करूं, कुछ भी नहीं हो पाता। सब तो परेशान हो रहे हैं, बट क्या करें, सरकार तो थोड़े से भी नहीं समझ रहे और बस बढ़ाते जा रहे हैं। Daily the price is increasing. There is no control. I don't know why. This is the record price. Every day it is increasing, and there is no complaint. People are not protecting. They are all, I think, I don't know why it is like that. तो ये वो आम लोग जो तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और लगातार ये कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो परेशान हैं। हालांकि सरकार कई तरह की दलीलें दे रही है, लेकिन ये आम लोग हैं जो आसानी से इन बातों को नहीं समझेंगे। उन्हें पता है कि बोझ जो है उनकी जेब पर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए सलाम डेक्कन में इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।